ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया था। अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे भाई हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इस तरीके का नेटवर्क हम लोग को रियल लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम लोग अपने घर की बात करें भाई, क्योंकि हम लोग के घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि भाई ये मेरा मान लेते हैं घर है, तो हम लोग के घर के बाहर मान लेते हैं पोल है भाई, और इस पोल से क्या गया होगा 3 फेज 4 वायर, है ना, ये मान लेते हैं आर है, वाई है और ये बी है और ये मेरा न्यूट्रल है। तो भाई हम लोग को घर के अंदर एक न्यूट्रल चाहिए, है ना, एक न्यूट्रल वायर चाहिए और एक फेज वायर चाहिए। तो मान लेते हैं रेड वाला वायर न्यूट्रल दिखाया तो एक न्यूट्रल मैंने ले आया और एक मान लेते हैं आर फेज का हम लोगों ने यहाँ से फेज वायर लेके आया, है ना। तो भाई आप देख रहे हैं कि मेरे घर में 2 वायर आ रहा है, ये दोनों वायर कहाँ जाएगा, मीटर के अंदर जाएगा, मीटर से फिर बाहर निकल करके आपके घरों के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अभी मीटर इस हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, ओवरऑल समझिए। तो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक बल्ब है, तो बल्ब को मैं कुछ इस तरीके दिखा रहा हूँ, ये फिलामेंट हो गया, ये बल्ब हो गया। एक मान लेते हैं फैन है, फैन के अंदर क्या होता है वाइंडिंग, वाइंडिंग को कैसे दिखाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आरएल से, है ना, एक आर हो गया एक एल हो गया, है ना। तो भाई यहाँ से भी 2 तार निकल रहा होगा। और दिखा देते हैं फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर भी क्या होता है मोटर है, यानी आरएल लोड होगा भाई, ठीक है। तो भाई ये सभी लोड आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। पैरेलल में कनेक्ट क्या है, मतलब क्या पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, इनका सारा का सारा एक एक टर्मिनल पकड़ के क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, ओके। या फिर ऐसे करते हैं भाई, ये ज़्यादा ईजी होगा, इसको हम लोग एज अ बस बार की तरह ट्रीट करते हैं, इसको आगे ले लेते हैं। तो ये न्यूट्रल वायर है और ये मेरा फेज वायर है ना। तो जितने भी एप्लायंस होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है मेरा, तो एक बल्ब का टर्मिनल इससे, एक बल्ब का टर्मिनल इससे, एक मोटर है यानी आरएल से एक टर्मिनल इसके साथ और दूसरा टर्मिनल इसके साथ, फिर एक और मान लेते हैं मोटर है भाई, यानी अगेन आरएल लोड है, तो एक टर्मिनल इसके साथ और एक टर्मिनल आपका इसके साथ जुड़ेगा। क्लियर हुआ। तो भाई अब यहाँ से जो भी करंट जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा, फिर आगे जाके इसमें टूटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वाला वायर, ये वाला वायर, ये वाला वायर सारे के सारे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए ना भाई, समझ गए। तो इनको ऐसा ना दिखा के मैं सबको क्या कर सकता हूँ, एक ही पॉइंट पे लाके जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है। तो इधर से जो भी करंट जाएगा 3 पार्ट में टूटेगा, इधर I1, I2, I3, समझ में आया बात को। तो हम लोग के घरों में सारे एप्लायंस क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क दिखाया गया है भाई, ये नेटवर्क कुछ नहीं, हम लोग के घरों का एग्जाम्पल एक तरीके से। और इसमें आपका 2 लोड दिखाया गया है, जैसे इधर से आया मेरा आर फेज और ये मान लेते हैं मेरा न्यूट्रल। तो भाई एक ये मान लेते, क्योंकि आरएल लोड है तो मान लेते मेरा एक फैन है या फिर कहिए एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसी के पैरेलल में एक आर और सी यानी आरसी लोड लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। और इसके पैरेलल में और भी लगा सकते हैं आप, मान लेते बल्ब लगाएंगे तो प्योर रेजिस्टिव लोड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके का नेटवर्क आपको अपने घरों में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताइए ये ओवरऑल नेटवर्क कैपेसिटिव होगा या फिर इंडक्टिव होगा। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भाई एक बार में एक लोड के ऊपर काम करेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पे फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट चलेगा भाई। एसी नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं आप तो हमेशा फेजर डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है। फेजर डायग्राम के बिना कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई ये पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में हम लोग वोल्टेज को हमेशा रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया सप्लाई वोल्टेज, VS दे रहा हूँ और अभी हम लोग इस वाले लोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग को पता है भाई इधर से मेरा मेन करंट गया I एम्पियर, ये 2 पार्ट में टूटा, इधर I1 उधर I2। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट है ये क्या है, I1 है। और आपको देख रहा है भाई कि इस वाले ब्रांच में मेरा क्या है, R है और L है ना। तो RL लोड में जो भी करंट आ रहा होगा ये हमेशा वोल्टेज से लैग करेगा भाई, क्योंकि ये जो ब्रांच है पूरा का पूरा क्या है, इंडक्टिव ब्रांच है आपका। तो अगर मैंने सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया तो जो मेरा I1 होगा भाई, ये I1 क्या करेगा, इस वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया I1 और ये मान लेते भाई ∅1 एंगल से ये लैग कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज से ∅1 एंगल पे लैग कर रहा है, सही बात है। अब हम लोग को ये भी पता है भाई कि ये जो करंट आ रहा है I1 ये रेजिस्टेंस में भी जा रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी जा रहा है। लेकिन हम लोग को पता है भाई कि ये जो करंट है I1, इस करंट के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। एक आपका एक्टिव कंपोनेंट होगा जो कि इस रेजिस्टेंस के अंदर एक्टिव पावर लेकर के आएगा, और एक आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा जो कि रिएक्टिव पावर लेकर के आएगा इस इंडक्टर के अंदर। क्योंकि भाई इंडक्टर हमेशा क्या करता है, रिएक्टिव पावर डिमांड करता है और रेजिस्टेंस हमेशा एक्टिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ, जो I1 है
इस I1 का दो कंपोनेंट टूटेगा, या फिर कहिए इसके अंदर दो टर्म्स डिफाइन है भाई। एक तो एक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या, I1 इंटू कॉस फाई 1, और दूसरा आपका रिएक्टिव यानी I1 इंटू साइन फाई 1। समझ में आया? और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए ये I1 है तो भाई अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका I1 cos फाई 1 और दूसरा कंपोनेंट आपका टूटेगा कुछ इस तरीके का, ये हो जाएगा भाई आपका I इंटू यानी I1 इंटू साइन फाई 1। क्लियर हुआ? तो अभी भाई हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे I1 cos फाई का वैल्यू चाहिए और I1 sin फाई का वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ ये मेन करंट I1 कितना है इसका वैल्यू चाहिए। तो I1 हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, I1 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि भाई पैरेलल सर्किट है तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इसके पास भी होगा उसके पास भी होगा, लेकिन हम लोग को इसी ब्रांच में काम करना है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी आपका इंपेडेंस होगा इस ब्रांच का। इंपेडेंस हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले, Z इक्वल टू क्या होता है। अब जैसे इंपेडेंस हम लोग कैसे निकाले भाई, देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग को पता है cos फाई 1, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्रांच का पावर फैक्टर मैंने यहाँ पे फाई 1 मान रखा है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो cos फाई 1 इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, R बटा Z है ना। फॉर्मूला हम लोग उस तरीके से लगाते हैं भाई जैसे हम लोग का एक स्टेप और सेव हो जाए। जैसे आप बच्चा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं Z इक्वल टू आपका R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ऐसे भी आएगा Z, नहीं तो फिर भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना। Z पहले निकाल लेते हैं, देखिए R कितना दिया हुआ है आपका, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और एक्सेल कितना भाई 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी कितना हो जाएगा √25, और √25 मतलब 5 यानी 5 ओम हो जाएगा भाई। ठीक है, एम्पिडेंस आ गया मेरा 5 ओम। तो भाई यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर हम निकाल सकते हैं, R पता है Z पता है तो cos फाई निकल जाएगा है ना। तो पावर फैक्टर जो आएगा R कितना है 4 और ये कितना है 5, ये आ जाएगा भाई आपका 0.8। ठीक है, 0.8 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग भाई अगर यहाँ पे I1 cos फाई 1 का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, I1 मेरे को पता है, I1 निकाल लेते हैं। वोल्टेज मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 120 है ना, 120 डिवाइडेड बाय इंपेडेंस मेरे को पता चल गया 5, कितना आएगा भाई, करंट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24 एम्प। ओके, 5 2 10 और 5 4 20, ठीक है ना, 24 एम्प्स आ गया। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं I1 का वैल्यू मेरे को पता है, पुट कर देते हैं 24 cos फाई 1 का वैल्यू भी जस्ट निकाला भाई कितना 0.8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा भाई मेरा I1 cos फाई 1। तो डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा भाई 19.2 एम्पियर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग I1 साइन फाई 1 निकालें तो भाई यहाँ पे क्योंकि मेरे को cos फाई 1 पता है, cos फाई 1 इक्वल टू 0.8 है, तो यहाँ से मैं फाई 1 निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 0.8 और इसका वैल्यू आ जाएगा 36.86 डिग्री। तो भाई हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे I1 साइन फाई 1 इक्वल टू I1 कितना है 24 इंटू साइन और फाई 1 का वैल्यू आ गया हम लोग पास 36.86 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से भाई हम लोग का आ जाएगा 14.39 एम्प। ओके, 14.39 एम्प। तो भाई हम लोग को पता है कि ये जो पहला लोड लगा हुआ था इसमें ये मेरा एक्टिव कंपोनेंट है और ये मेरा भाई यानी करंट का एक्टिव कंपोनेंट है और ये मेरा रिएक्टिव कंपोनेंट है। अब हम लोग भाई सेकंड नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। तो सेकंड नेटवर्क में अगर आप देखें, सेकंड नेटवर्क में देखें भाई तो यहाँ पे अगेन R दिया हुआ है, XC दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भाई कि RC सर्किट है, तो RC सर्किट में तो क्या इधर से जो करंट आएगा I2 भाई ये इस बार वोल्टेज से लीड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें R और C का कॉम्बिनेशन है। तो फेजर डायग्राम दिखाते हैं, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज हो गया, रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने। अब इस वोल्टेज से कुछ थीटा डिग्री जो होगा करंट मेरा लीड कर जाएगा I2, और ये कितने एंगल से मान लेते हैं फाई 2 एंगल से लीड कर रहा है। ओके, अब आप देख रहे हैं भाई जो करंट है I2, ये करंट क्या करेगा अपने साथ दो कंपोनेंट लेके आएगा। एक तो भाई एक्टिव कंपोनेंट जो कि रेजिस्टेंस के लिए पावर लेके आएगा और एक रिएक्टिव कंपोनेंट जो कि कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर के लिए फिर कहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए पावर लेकर के आएगा। तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं भाई, है ना। ये I2 अगेन यहाँ पे क्या होगा दो कंपोनेंट में टूटेगा।
एक हो जाएगा आपका I2 cos phi 2, ये एक्टिव कंपोनेंट हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका भाई आपका I2 sin phi 2। क्लियर हुआ? तो अभी भाई हम लोग सबसे पहले I2 का वैल्यू निकालता है। तो I2 हम लोग को पता है भाई क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका इम्पिडेंस। वोल्टेज मेरे को पता है 120, और इम्पिडेंस अगर आप देखें तो Z यहाँ पे निकाल देता हूँ, √R का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी अगेन √25 आएगा, और ये अगेन 5 आ जाएगा, यानी इम्पिडेंस भाई अगेन 5 आया, तो इसका मतलब करंट आपका अगेन 24 एम्पियर आएगा। अब भाई हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पावर फैक्टर देखते हैं। तो cos phi 2 यानी इस लोड के लिए पावर फैक्टर देख रहे हैं, phi 2 का कितना हो जाएगा भाई, R/Z। तो भाई R मेरे को पता है कितना है, R 3, और Z कितना है भाई 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos phi 2 का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा भाई आपका 0.6। ओके, और यहाँ से अगर मैं phi 2 निकाल लूँ तो phi 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स 0.6, और इसका वैल्यू जो आएगा 53.13 आएगा भाई, 53.13 डिग्री। तो अभी भाई हम लोग क्योंकि phi 2 का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, cos phi 2 का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पे अब ये वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं इजीली, और ये वाला कंपोनेंट इजीली निकाल सकते हैं करंट का, यानी करंट का भाई एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो उसको निकालते हैं, इधर यहाँ पे निकालता हूँ। एक्टिव कंपोनेंट जो कि है I2 cos phi 2, क्या हो जाएगा भाई, I2 मेरा है 24 इंटू cos phi 2। cos phi 2 का वैल्यू कितना है 0.6, सीधे सीधे है 0.6, कितना आ जाएगा ये 24 इंटू 0.6 करेंगे आ जाएगा 14.4 एम्पियर। ओके, ये एक्टिव कंपोनेंट हो गया। और वहीं रिएक्टिव कंपोनेंट बात करें I2 sin phi 2 इक्वल टू हम लोग को निकालना है। तो I2 मेरे को 24 दिया हुआ है गुना साइन, और phi 2 का वैल्यू अभी जस्ट निकाला 53.13 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा आपका 19 थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, 19.19 एम्पियर, 19 एम्पियर। तो भाई अब समझिए हम लोगों ने दोनों लोड को एक तरीके से एनालाइज कर लिया है। हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है भाई, हम लोग को ये देखना है कि भाई ये ओवरऑल सर्किट जो होगा इंडक्टिव होगा या फिर कैपेसिटिव होगा। तो हम लोग को भाई एक्टिव कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट वाला जो लोड है भाई, ये एक्टिव कंपोनेंट कितना खींच रहा था 19.2 एम्पियर का, तो इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई एक्टिव कंपोनेंट है यानी सर्किट एक्टिव है, सॉरी इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव है, ये डिफाइन नहीं करेगा। और इस वाले केस में भी ये करंट कभी भी डिफाइन नहीं करेगा, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे देखना है भाई जो रिएक्टिव कंपोनेंट करंट का। तो भाई देखिए ये जो फर्स्ट लोड लगा हुआ था ये कितना रिएक्टिव कंपोनेंट यानी कितना करंट खींच रहा है, रिएक्टिव कंपोनेंट कितना करंट का 14.39, और ये कितना खींच रहा है भाई, ये कितना खींच रहा है 19.19 एम्पियर। तो अब समझिए हम लोग को पता है कि जैसे वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया, अब दोनों फेजर डायग्राम को मर्ज कर रहा हूं भाई, ये मेरा वोल्टेज रेफरेंस था। तो आप देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट वाले केस में भी जो एक्टिव कंपोनेंट था ये वोल्टेज के फेज में था, है ना, ये था मेरा V1, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज था भाई। और सबसे पहले देखिए ये जो I1 cos phi था ये वोल्टेज के फेज में था, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है 19.2 एम्पियर, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है 14.4 एम्पियर। तो फेजर डायग्राम में भाई इसका लेंथ मेरे को बड़ा दिखाना पड़ेगा, और ये क्योंकि भाई वोल्टेज के साथ फेज में है तो ये मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया मेरा I1 cos phi 1, ठीक है। और सेकेंड वाले लोड में देखिए ये भी आपका क्या है वोल्टेज के फेज में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना 14.4, इसका मतलब इसका छोटा होगा भाई वैल्यू, तो लेंथ इसका मैं छोटा दिखा देता हूं। ये हो गया मेरा I2 cos phi 2, ठीक है। अब हम लोग इंडक्टिव करंट को दिखाते हैं, ठीक है ना, यानी ये वाला क्या हो जाएगा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है भाई, ठीक है। इसको मैंने दिखा दिया लैग करके, ये है कितना 14.39 एम्पियर। और इसका देखिए ये कैपेसिटिव करंट है ना, तो लीड करेगा, और इसका वैल्यू ज़्यादा है भाई 19 पॉइंट समथिंग है,
तो इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 19.19.19 एम्पियर, 19 एम्पियर। तो ओवरऑल ये मेरा फेजर डायग्राम बना भाई। इसका मतलब क्या है, दोनों एक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होता है तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या 180 डिग्री, तो ओवरऑल क्या एक दूसरे को अपोज करेगा, है ना भाई। तो ओवरऑल क्योंकि भाई ये मेरा बड़ा है, 19.19 में से 14.139 माइनस करेंगे तो ओवरऑल किसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसका, क्योंकि भाई ये तो खत्म हो जाएगा ना। आप देखिए ना 19.19 में से, क्योंकि भाई 180 डिग्री फेज शिफ्ट है तो सीधे सीधे माइनस होगा, ये 14.39 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, यानी 14/6 कितना हो जाएगा, 5 95 पॉइंट समथिंग बचेगा। तो कौन सा करंट बचेगा, और ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ठीक है। यानी ओवरऑल सर्किट कैसा बना, यहाँ पे आ जाएगा जो भी है माइनस करने के बाद भाई, ठीक है। मैं माइनस कर देता हूँ 14.39, तो भाई ये 0 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे भाई 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.80 एम्पियर, ठीक है। ओवरऑल अगर आप ये भी ऐड हो जाए तो ऐड हो आगे भाग जाएगा, ये है ना, दोनों को ऐड करेंगे भाई तो ये और आगे भाग जाएगा, और इन दोनों का जब फेजेस सम करेंगे तो ओवरऑल जो है मेरा करंट कुछ ऐसा आएगा, यानी ये एंगल बनेगा। तो ये वोल्टेज है और ये मेरा मेन करंट है आई, है ना। तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये थीटा। तो भाई अभी भी क्या हो रहा है, करंट लीड कर रहा है ना, वोल्टेज से लीड कर रहा है थीटा डिग्री, या फिर ये फाई एंगल। तो ओवरऑल क्या है, ये एक कैपेसिटिव सर्किट है मेरा, ठीक है। वही अगर यहाँ पे भाई ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाता और ये वाला छोटा हो जाता तो इस केस में क्या होता है, आपका ये इंडक्टिव सर्किट बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई इसी तरीके का, इसी से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फाइंड IC एंड XC इफ ओवरऑल पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेटवर्क हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा या फिर नेटवर्क बना दे रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर है, और नीचे में आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स है 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है मेरा 50 हर्ट्ज। उसके बाद XC का तो वैल्यू मेरे को बताना है भाई, ये मेरे को निकालना है। ओके, ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, तो 4 एम्पीयर करंट जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका 25 ओम, और यहाँ पे XC का वैल्यू XL का वैल्यू दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ भाई 54.54 ओम, ठीक है। और कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड IC एंड XC इफ ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी। IC और XC का वैल्यू बताना है, IC इक्वल टू वॉट और XC इक्वल टू वॉट, ये बताना है जब मेरा cos फाई क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, ठीक है भाई। तो IC मतलब क्या भाई, इधर इस वाले ब्रांच में जो करंट जाएगा, ये समझ में आया। तो अभी देखिए हम लोग भाई सबसे पहले IC की अगर बात करें, मतलब जो भी पूछता है ना भाई उसका सीधे सीधे आप फार्मूला लिखिए जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो, क्योंकि फार्मूला लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई क्या मेरे को निकालना। तो IC इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है भाई, V/XC। हम लोग को पता है वोल्टेज की पैरेलल सर्किट है, जो वोल्टेज यहाँ पे कोई वोल्टेज वहाँ पे भी हो, तो वोल्टेज का कोई सोचना नहीं, वोल्टेज हम लोग को पता है भाई। और XC क्या हो जाएगा, XC इक्वल टू क्या होता है 1/2πfc। तो भाई ये ऊपर चला जाएगा ना, समझ में बात को। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, वोल्टेज इंटू 2πf इंटू सी, और ये मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, IC के, यानी चार्जिंग करंट इक्वल टू इतना आ रहा है। तो भाई मेरे को तो यहाँ पे C पता नहीं है, कैपेसिटेंस पता नहीं है, तो सबसे पहले मेरे को कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालें, कैपेसिटेंस किस में आता है, XC इक्वल टू पता है हम लोग को 1/2πfc होता है ना। तो अगर मेरे को XC पता चल जाए तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ से 2π पता है, F पता है, तो मेरे को C पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग XC निकालना है भाई। तो XC कैसे निकालें, तो XC के लिए देखिए, XC के लिए भाई देखिए ये मेरा रिलेशन है XC का, है ना। और क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर बोल दिया, तो यूनिटी पावर फैक्टर कहना मतलब क्या,
जो देखिए भाई ये जो 4 एम्पियर करंट जा रहा है भाई ऊपर वाले में, ये 4 एम्पियर का 2 कंपोनेंट होगा। एक तो भाई आपका एक्टिव कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे I इंटू कॉस फाई, अभी फेजर डायग्राम समझाऊंगा, और एक इसका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा जो कि होगा आपका I साइन फाई। तो मेरा कहने मतलब क्या है भाई, ये पूरा का पूरा नेटवर्क यूनिटी कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जितना आपका ये इंडक्टर रिएक्टिव करंट खींचेगा उतना ही ये एक्सी रिएक्टिव करंट खींचेगा उस केस में। क्योंकि भाई यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा, जब हम लोग का जैसे मान लेते हैं ये आईसी है, मतलब जितना ये खींच रहा है भाई कैपेसिटर करंट उतना ही अगर आपका आईएल हो जाएगा और ये मेरा वोल्टेज हो जाएगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं। ओवरऑल क्या बचेगा, जो भी करंट बचेगा ये वोल्टेज के फेज में रहेगा। सुन मैं बात को, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैंसिल आउट होकर के सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है भाई कि यूनिटी पावर फैक्टर तभी पॉसिबल है जितना ये करंट खींचेगा, जितना ये इंडक्टर करंट खींचेगा, और ये कौन सा करंट खींचेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट वाला है ना, उतना ही सेम करंट ये भी खींचेगा, तभी जाके यूनिटी पावर फैक्टर पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम बना रहे हैं भाई ऊपर वाले नेटवर्क के लिए, ऊपर वाले नेटवर्क के लिए। तो भाई ये मेरा वोल्टेज हो गया, ठीक है, और ऊपर में क्योंकि आर एल लगा हुआ है तो सीधी सी बात है करंट मेरा क्या होगा, कुछ डिग्री लैग करेगा। ये भाई आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हो क्वेश्चन में, है ना, तो यहाँ पे मैं सीधे से 4 एम्पियर लिख दे रहा हूँ। तो इसका हम लोग 2 कॉम्पोनेंट तोड़ देंगे, इसका 2 कॉम्पोनेंट टूट जाएगा, एक तो ये आएगा भाई, ये हो जाएगा आपका आई कॉस फाई, यानी आई की जगह यहाँ पे हम लोग पता 4 कॉस फाई, ठीक है, एंगल मान लेते हैं फाई एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन फाई। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग सबसे पहले भाई फाई का वैल्यू निकालते हैं, यानी कॉस फाई निकालते हैं। कॉस फाई इक्वल टू हम लोग पता है आर बटा जेड होता है, जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर आर, और इसका वैल्यू दिया आर का भाई 25 है, 25 का स्क्वायर प्लस 54.54 का स्क्वायर। सही बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो जेड का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा भाई, जेड आ जाएगा, आर पता, तो भाई हम यहाँ से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो सीधे सीधे बताता हूँ कितना आएगा, ये जेड आ जाएगा भाई अप्रॉक्स 60 ओम, ठीक है, 60 ओम आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आर का वैल्यू मेरे को पता था 25 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा भाई पावर फैक्टर 0.41, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पावर फैक्टर आ गया 0.41, और यहाँ से भाई हम लोग फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। ये एंगल कैसे निकलेगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.41, और इसका वैल्यू कैल्शियम में डाल के निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 65.37 डिग्री। ये आ गया भाई मेरा फाई का वैल्यू। और अगर मेरे को फाई का वैल्यू पता चल गया तो भाई हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और ये वाला कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव कंपोनेंट को निकालना है, रिएक्टिव कंपोनेंट के ऊपर ही फोकस करना है ना, तो इस पे आते हैं हम लोग। रिएक्टिव कंपोनेंट कितना है 4 साइन फाई, तो भाई सीधी सी बात है 4 वैसे रहने देते हैं, साइन को वैसे रहने देते हैं, फाई का वैल्यू मेरे को यहाँ पे पता है कितना है 65.37। इसको सॉल्व कीजिएगा कैल्शियम में तो ये आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 3.63 एम्प। ओके, तो ये कंपोनेंट हम लोग का इतना है। और वही अगर आप एक्टिव कंपोनेंट भी निकालना चाहते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी निकाल दे रहा हूँ, कॉस यानी 4 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई का वैल्यू भी जस्ट निकाला हम लोगों ने 0. यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.41। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा भाई आपका 1.66 एम्पियर। क्लियर हुआ। तो भाई हम लोगों ने ये एक्टिव कंपोनेंट निकाल लिया और ये रिएक्टिव कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग तो रिएक्टिव कंपोनेंट से देखना ना, क्योंकि भाई जितना ये रिएक्टिव करंट खींच रहा है, ऊपर वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है भाई, ये जितना रिएक्टिव करंट खींच रहा होगा उतना ही सेम अमाउंट का ये भी करंट खींच रहा होगा। लेकिन भाई ये दोनों आपस में 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होंगे, तभी तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे और ये पूरा का पूरा नेटवर्क का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाई, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ भाई, गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर हम लोग दिया, यानी कॉस फाई जो है मेरा यूनिटी है। जब यूनिटी होगा इस केस में बताना एक्सी कितना हो, तो सीधी सी बात है, जो मेरा यहाँ पे लिखता हूँ, जो मेरा आई एक्सएल होगा, मतलब इंडक्टिव, मतलब इंडक्टर जो भी करंट खींच रहा होगा भाई, वही मेरा क्या हो जाएगा आई एक्सी हो जाएगा। और ये कितने के बराबर होगा 3.63 एम्प के बराबर। ओके,
और क्योंकि फेजर डायग्राम से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ से पता चल गया भाई कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ये कितना जाएगा 3.63 एम्पियर। इस वाले ब्रांच में भाई 3.63 एम्पियर करंट जाएगा, समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे भाई XC का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा XC का वैल्यू, क्योंकि भाई अब मेरे को IC पता चल गया नहीं, इस वाले ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये पता है, मेरे को वोल्टेज पता था, XC नहीं निकल जाएगा। तो XC इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए, XC इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IC। V कितना था मेरा 240, IC कितना है भाई 3.63। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो XC का वैल्यू जो आएगा, XC का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 66.15 ओम। ओके, और XC का वैल्यू जब हम लोग को पता चल गया तो भाई हम लोग अब IC निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज पता है। या फिर कहीं पहले C निकालते हैं भाई, C निकालते हैं पहले। तो C का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ XC इक्वल टू 1/2πfc है ना। तो XC मेरे को पता है, 2πf का वैल्यू पता, तो C निकल जाएगा यहाँ से। तो C इक्वल टू क्या होगा भाई बताइए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2πf इंटू XC। यहाँ पे 1/2π फ्रीक्वेंसी मेरा दिया होता 50 हर्ट्ज, XC का वैल्यू भी जस्ट निकाल लिया कितना 66.15 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई C का वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा भाई आपका 0.00048 फैराड, ठीक है। तो C का वैल्यू आ गया, अब इसमें पुट कर दिए। V मेरे को पता है 240 गुना 2π गुना f का 50 गुना C का वैल्यू 0.00048। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका IC का वैल्यू भाई, ठीक है, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का भाई क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, उसका जो भी क्वेश्चन में चेंजिंग करेगा वो आपका बन जाएगा।